पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो यह है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी, वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहे कि इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है तो। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि इमरान खान साहब को यह ऑफर कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफर दी गई थी। और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात की एक कहानी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सुनाई है। मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन अभी ये ऑफर क्यों है ये जरा समझ लें। मौजूदा हुकूमत को पूरी कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ मिला नहीं। जमीन आसमान एक कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, इंडिया के साथ जंग हो गई, अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई, सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली हर चीज के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से ज्यादा हो जाती है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ज्यादा इसलिए है जो आम आदमी पाकिस्तान का बार बार कह रहा है कि वो हार नहीं मान रहा, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। इमरान खान डट कर खड़ा है, वो जेल काट रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है मुल्क के लिए बात करनी है जिसने, वो आकर बात कर लो। अब यहां से इमरान खान साहब लीड ले जाता है नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और बाकी लोगों से, जरदारी से, बहुत सारे और सियासतदान। में किस किस का नाम लूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं ले लेता हूं हर दफा। ये अस्पतालों में चले जाते थे, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जा रहे। अब यहां मामला फंसा हुआ है, तो इन्हें कोई कागज चाहिए ऐसा जिसको ये लाकर दिखाएं, देखें जी इमरान खान तो कहता है मुझे बनीगाला जाने दो, ये देखें जी उसकी पार्टी उसके बगैर तो सांस नहीं लेती, उसकी मर्जी के बगैर। ये कैसे इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं? फिर दें या ना दें, इमरान खान को गंदा करने का एक मौका इनको मिलेगा। और देखें इमरान खान को जब बनीगाला जाना होगा ना तो फिर हुकूमत से बात नहीं करेगा, वो इमरान खान को जो लोग ऑफर करते हैं वो उन्हीं से बात करेगा। और ये ऑफरें पहले हो चुकी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक कहानी सुनाई और इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इसका एक जवाब दिया। पहले आप ये सुन लें कि शेर अफजल मरवत साहब की जो कहानी जो उन्होंने एक टीवी चैनल पे आसमा शिराजी साहबा को सुनाई वो क्या है। वो कहते हैं जी 3 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 रुकनी कमेटी थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह। ये 2 पॉलिटिकल लोग इधर के थे, 2 पॉलिटिकल लोग उधर के थे। बाद में एक मौके पर मैं भी शामिल हो गया। अच्छा, खुद को भी बीच में रख लिया शेर अफजल मरवत साहब ने। तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीजें तय हो गई जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वजीर दाखिला ने अपना जहाज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को दिया और वो अटक गए ताकि मामला आगे बताए जा सके। 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को जेल भेजा गया जहां इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवाना थी। वीडियो में इमरान खान ने यह कहना था कि वर्कर मेरी रिहाई होने तक संजानी पर ठहर जाएं। सब सेटल था, यहां तक कि इमरान खान से डिस्कशन हुई कि वीडियो जेल की सुलाखों के बाहर से बनाई जाए या फिर उनके अंदर से, जेल के अंदर से बनाई जाए। ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर से वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल जेल में नहीं लाया, इजाजत नहीं है। जेल के एक अहलकार ने कहा कि ये मेरा मोबाइल है, इस पर वीडियो बना ले। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन पर शक है, कहीं ये मेरी वीडियो टेम्पर ना कर दें। फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर सुबह मोबाइल लाएंगे और पैगाम रिकॉर्ड होगा। और फिर इसी रात को रेंजर वाला वाकया हो गया। रियासत के इस वक्त तक कोई अजाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर वाला वाकया नहीं हुआ। रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म की कंप्रोमाइज पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब खत्म हो गया। ये डील थी, इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी। अच्छा जी, ये कह रहे शेर अफजल मरवत साहब। इसमें लॉजिकली 1-2 चीजें मिसिंग है। एक तो रेंजर्स वाला वाकया सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त से ये जानती थी कि वो वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो रेंजर्स के जवान एक जगह से निकले और वो जिस तरह वो हादसा हुआ वो बंदा भी पकड़ा गया और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक तो ये लॉजिकल नहीं लगता मरवत साहब की बात, और दूसरा मरवत साहब उसके अंदर शामिल हो गए मुज़ाकरात में, वो कैसे? अब गिल साहब का जवाब दे। गिल साहब क्योंकि इन सारी चीजों का हिस्सा थे, शहबाज गिल साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंपॉर्टेंट आदमी है। इमरान खान साहब के साथ रहे वो इतने साल तक, और इमरान खान साहब ने उन पर इतना एतबार किया कि बहुत सारे लोगों पे नहीं किया जब वो इक्तदार में थे। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जितना जानते हैं चीजों को कम लोग जानते हैं,
और इनसाइड भी वो बहुत ज्यादा जानते हैं, और आजकल उनकी जरूरत भी है क्योंकि वो एक वीलॉग करते हैं और उस वीलॉग के जरिए से वो अपनी आवाज उठाते हैं या अपनी पार्टी की आवाज उठाते हैं, तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है टाउट, ये सब चौधरी और कंपनी का धोखा था और ये इसमें एक टाउट का काम सरंजाम दे रहा था। खान ने आगे से लित्तर उतार लिया था, जिसके बाद ये जेल के दरवाजे से वापस भाग गया था, अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। जिस एक नशिस्त की बात कर रहा है ये तो अंदर नहीं गया था। अच्छा, उस एक जो बातचीत हुई थी उसमें तो ये गया ही नहीं था। ये अब बता रहे हैं कि ये शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम नहीं किया था। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लड़क जाए, सीधे लड़क जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है, अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो, ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ, लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। जो फ्रेंडली अपोजिशन है उसको भी लॉन्च कर दिया है, यानी फौरी तौर पे जमात इस्लामी, फजलुर रहमान वगैरह इनको एक्टिवेट कर दिया कि तुम लोग ना फ्रेंडली किस्म का एहतजाज कर दो, मम्मी डैडी किस्म का, हल्की आंच के ऊपर आप एहतजाज करें ताकि हकीकी अवामी एहतजाज हो ही ना सके। तरीका होता है ना, ये वारदात का एक तरीका है कि अपने बंदों के जरिए से ये एहतजाज करवा दो इससे पहले कि अवाम निकल आए। अगर अवाम निकल आई तो अवाम तो मारेगी इनको डंडे, इनको पकड़ के गिच्ची से आके कि बंदे के पुत्र बनो, तुम झूठ क्या बोल बोल के तुम हुकूमतों में आकर बैठ गए हो और इक्तदार पे तुमने कब्जा कर लिया है। अब दो जवाब अवाम तो करेगी इनके साथ ये। तो ये करते क्या है कि अपनी मर्जी के बंदे, अपनी मर्जी की पार्टियां उन्हें कहते हैं आओ जी, चाबी देते हैं उनको, वो आके बेचारे एहतजाज करते हैं और उसके नतीजे में अवाम को लगता है एहतजाज तो हो रहा है, हमारी आवाज़ तो उठाई जा रही है, और फिर ये फ्रेंडली अपोजिशन के साथ अपना मैच खेल लेते हैं। उसके लिए जमात इस्लामी को मैं देख रहा था, थोड़ा फजलुर रहमान साहब की पार्टी देख रहा था, ये दोबारा से रीलॉन्च हुए हैं। नाज़रीन, आसिम मुनीर ने, जनरल बाजुआ ने, जनरल नदीम अंजुम ने, इन लोगों ने इस दावे के साथ ये सारी टीम लाकर बिठाई थी कि ये लोग पाकिस्तान को बेहतर चलाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। फिर ये इन्होंने अपने बंदे भी ला के इंजेक्ट किए, यानी वज़ीर दाखिला भी इनका है, वज़ीर ख़जाना भी इनका है, अपने बंदे भी लेकर आए, खुद भी बैठे हुए हैं SIFC समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हर महकमे के अंदर कोई ना कोई रिटायर्ड जर्नल अपना बिठाया हुआ है। तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इनके वादे पूरे नहीं हो रहे, इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। देखें ना, ये हुकूमत इतनी बेशर्म है, डटाई के साथ एक दूसरे को शाबाश दे रहे हैं।
कि जनाब कमाल कर दिया आपने, इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते थे। क्यों भाईजान 5,000 रुपये का करना लीटर पेट्रोल? नहीं जी आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते थे, शुक्र है आपने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ा जितना आपने बढ़ा दिया पकड़ के। वो 458 रुपये का 520 रुपये का लीटर, फॉर गॉड सेक यार आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ? या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ? हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ। अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गड़क कर देंगे हमारा। अभी तो हमारी जंग नहीं हो रही, और जिनकी जंग हो रही है वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों का। वो अपना अशियाए खुर्दोनोश भी ठीक है, बाकी चीजें भी ठीक है। इमरान खान साहब के दौर के साथ जरा मवाजना करते हैं, और याद रखिएगा उन तमाम टाउट्स को जो मौजूदा रजीम को डिफेंड करते हैं, जो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफें करते हैं, वो सारे इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो दहशतगर्दी है, सरमायाकारी ख़त्म हो गई, मईशत तबाह हो गई, ह्यूमन राइट्स की बेशुमार वायलेशंस हो गई, ये जो महंगाई है, ये सारे टाउट्स बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार हैं, जो रोज़ाना कॉलम लिख लिख के, रोज़ाना बयानात दे दे के, रोज़ाना वीलॉग कर करके बताते हैं नहीं जिन्हें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, क्या ज़बरदस्त शानदार कामयाबियां मिल रही हैं, झंडे गाड़ दिए, ये गाड़ दिए झंडे उन्होंने। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तेल महंगा हुआ था, लेकिन कितना? 150 रुपये लीटर पेट्रोल और 146 रुपये लीटर डीजल। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इमरान खान साहब के दौर में आलमी मंडी में तेल बहुत महंगा हो गया था। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, आज भी आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। आज जंग के बावजूद आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगा था। वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा। वो उतना महंगा पेट्रोल खरीद के इमरान खान जो है वो 150 रुपए का लीटर बेच रहा था, और ये उससे सस्ता खरीद के आज 500 रुपए का लीटर तक लेकर चले गए हैं। 520 रुपए लीटर डीजल ये बेच रहे हैं, जो वो 146 रुपए लीटर बेच रहा था। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम आके ठीक कर रहेंगे, हमने जनाब मईशत संभाल ली है, हमने आम आदमी को पकड़ लिया, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो नए से नए कपड़े पहन के पूरी दुनिया के टूर लगा रहा है जिसने कपड़े बेचने थे। वो दूसरी जो कहती थी मेरे अब्बा ने दिल पे पत्थर रख लिया है, वो अब्बा दिखाई नहीं देता कहीं पे, अब किधर गया? वो कहती जी मेरा दिल अवाम के लिए धड़कता है, वो जनाब उसका दिल तैयारे के अंदर धड़क रहा है, जनाब तैयारा कदे इधर जा रहा है कदे उधर जा रहा है, उसकी लोकेशन छुपा रहे हैं। यहां से आप अंदाजा करें। इमरान खान ने कहा था मेरे पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। ये मामला उधर ही जा रहा है। वो तो बर्दाश्त कर रहा है ना, कौम के लिए, अपने लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी तबीयत से मजबूर है कि वो हार मानता नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है। वो लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। लेकिन उसने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों को उसके साथ पूरी ताकत से उस वक्त खड़े होना चाहिए था जब वो ये बात बता रहा था। हम रूस से ले सकते थे तेल, हमने नहीं लिया। इमरान खान इसी रास्ते पे चल रहा था ना जिससे जर्नैलों को जो है वो मुसीबत पड़ गई थी। फिर अमेरिका से सिफारिशें करवा के वहां से साइफर आ गया और इमरान खान को निकाल के बाहर कर दिया। अभी रशिया ने एक दूसरा बहरी जहाज भी भिजवाया क्यूबा में। पहले एक भिजवाया था, अब दूसरा ही भिजवाया। ये 8-10 दिन का तेल अब उनके पास है। वो कहते हैं जी हम और भी भेज रहे हैं। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका क्यूबा को कमज़ोर करना चाहता है, रूस उसकी मदद कर रहा है। और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अब एक ईरानी टूल बूथ कायम हो चुका है जहाज़ रानी की ज़ुबान में। जो जहाज़ वहाँ पे आते हैं उन्हें अपने आप को किसी ना किसी मुल्क के साथ एफिलिएट करना पड़ता है, किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ईरान के साथ बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, और फिर उस मुल्क का झंडा लगाकर मामलात को तय कर जहाज़ वहाँ से जाते हैं। वो फ़ी बैरल $1 ले रहे हैं। यानी अगर कोई 7 लाख बैरल का जहाज़ जा रहा है तो $7 लाख वो देकर जाएगा। अब ये करेंसी या तो वो लेते हैं चाइनीज़ करेंसी में, युआन में, या वो लेते हैं क्रिप्टो में पेमेंट। और एक ईरानी कश्ती होती है जो स्क्वाड करके छोड़ कर आती है। ये वो तरीक़ाकार है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बहुत तेज़ी से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया। यानी वो पुलों को तबाह किया। 3 बहुत बड़े पुल ईरान में तबाह किए हैं। उसके बदले में ईरान ने कहा जी हम भी पुल तबाह करेंगे। ये मेरे पास डाटा है, जो पुल उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आलमी मीडिया पे भी आ गई है। कुवैत के अंदर एक पुल है, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक किंग फहद काजवे है, उसको कहते हैं तबाह करेंगे। अबू धाबी के अंदर 3 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा।
फिर उर्दन के अंदर 2 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। तो ये पुल तबाह करने से पहले बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि शहरी इन पुलों पे ना जाएं, क्योंकि अब ईरान के पुल तबाह हो गए हैं, तो इसके बदले में अब इन ममालिक के पुल भी तबाह किए जाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ और अहदाफ हैं जो ईरान ने बताया कि यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं। अबू धाबी में एक स्टील मिल है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई ना जाए। अब बहरीन में अमरीकी एलुमिनियम की सनतें हैं, जो स्टील मिल है अबू धाबी में वो भी अमेरिका की है। राफेल असला साजी की सनतें इसराइल के अंदर, उनको भी वो कह रहे हैं हम तबाह करने लगे हैं। मनामा के करीब अमरीकी फ़ौजी ठिकाना है। एक और बिन गोरियान एयर बेसिस हैं, यहाँ पे अटैक करेंगे वो। तेल अबैब में, हीफ़ा में, एलात में, नकब में और दीगर जगहों पे कोई फ़ौजी मराकज़ हैं। वो सारी उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ईरान ने कि हम यहाँ पे अब हमले करने वाले हैं। जितने भी आम शहरी हैं वो इन इलाकों से अपने आप को दूर रखें, यहाँ पे कोई किसी ज़रूरी काम से भी ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान अटैक करेगा और फिर होने वाला नुकसान जो है उसकी ज़िम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। अमेरिका लगातार ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस उम्मीद पर तबाह कर रहा है कि एक दिन ईरान की कमर झुक जाएगी और ईरान कहेगा जी बैठे हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जीत का तासुर चाहिए, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि ईरानी मरते भी जाएंगे ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं उसकी आपको एक वजह समझाता हूँ, ज़रा इसको टेक्निकली आप समझें। एक ख़बर है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट तो बड़ा लंबा है। उन्होंने बताया कैसे वो अपनी जवानी में बंदूक लेकर निकले अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। उनका भाई शहीद हो गया, उनके बहुत सारे दोस्त शहीद हो गए। उन्होंने अपना वो दुख बताया, वो तकलीफ़ बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। हम दुश्मन से लड़ते हैं अपनी मट्टी के लिए और हम ऐसे ही हैं हमेशा से, और हज़ारों साल की उनकी तारीख है। तो उन्होंने बताया कि अब तक जो, बल्कि मैं आपको ना वो 1-2 जुमले हैं उनके जिसके अंदर सारी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा मेरी बात गौर से सुने, जब मैं 18 साल का था मैं अपनी राइफ़ल उठाई और अपने प्यारे नाकाबिले तस्खीर ईरान की मट्टी के दफ़ा के लिए सीधा मैदान जंग में कूद पड़ा। वो वाहिद घर जिसे मैंने हमेशा जाना है। मेरे अपने भाई हसन ने इस वतन की खातिर अपनी जान दाव पर लगा दी। वो कभी भी घर वापस नहीं आया। आज तक मेरा दिल तड़पता है कि काश मैं उसे एक बार फिर सीने से लगा सकता। इस तरह का दर्द इंसान को कभी नहीं छोड़ता। वो अकेला नहीं था, मेरे और बहुत सारे भाई थे जो खून के रिश्ते में तो नहीं थे लेकिन एक ख़ानदान की तरह थे। वो लोग जो शेरों की तरह लड़े और हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गए। लेकिन हम यही तो कहते हैं कि हम अपनी पसंदीदा सरजमीन के लिए अपना सब कुछ, जो कुछ हमारे पास है, कुर्बान कर देते हैं। हमने ईरान के लिए अपनी जवानी, अपना खून और अपना हर आने वाला कल निछावर कर दिया। हम जंग पसंद नहीं है, लेकिन जब अपने वतन के दिफा का वक्त आता है तो हम में से हर एक सिपाही बन जाता है। अपनी कौम के दिफा में खड़े होने के लिए अपनी आमादगी का ऐलान करता है। मैं आपको एक सच्ची और दिल से निकली हुई बात बताता हूँ। ईरानी सिर्फ अपने मुल्क की दिफा के लिए बातें नहीं करते, हम इसके लिए अपना खून बहाते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है और हमसे दोबारा जब भी उम्मीद होगी हम ऐसा ही करेंगे। अगर आप हमारे घर पर हमला करने आएंगे तो आपका सामना पूरे ख़ानदान से होगा। हम पूरी तरह तैयार, मुसल्ला और सर उठाकर खड़े हैं। मुकाबला हमसे, आप मुकाबला करके देख लें। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 70 लाख ईरानी जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ गए हैं। यानी इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के आगाज़ के लिए 70 लाख ईरानियों ने फ़ौजी खिदमात के लिए रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को जंग के लिए पेश कर दिया। मैंने को बताया थोड़े दिन पहले ये 10 लाख थे। अब एक हफ़्ता गुजरा है, एक हफ़्ते के अंदर जो है वो अब तक जो इनकी तादाद हो गई है वो 70 लाख हो गई है। वॉलंटियर्स, हम जंग लड़ना चाहते हैं। मुझे बताएं 70 लाख की फ़ौज के साथ कौन लड़ेगा? ये पूरा मुल्क ही लड़ने के लिए आ जाएगा। तो अमेरिका ने ना एक मुसीबत पाल ली है। इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसके ऊपर डायलॉग किया जाए, और डायलॉग करने के लिए ईरान को उन ममालिक के साथ छोड़ा जाए जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। जंगबंदी की जाए गैर मशरूत तौर पे, फौरी तौर पे। तमाम स्टेक होल्डर्स रुक जाएं, हमले बंद कर दिए जाएं, और फिर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए और ईरान के साथ बातचीत करने के लिए एक टीम बनाई जाए आलमी सतह की, और उन ममालिक की जिन पे वो एतबार कर सकता है, जैसे कि स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस का किरदार भी इतना बुरा नहीं रहा, जापान बात कर सकता है, चाइना, रशिया बात कर सकते हैं। फिर मुसलमान मुल्कों को अगर आप देखें तो तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र, हत्ता कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है ओमान, कतर भी।
तो ये एक सऊदी अरब का लीडिंग रोल होता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ क्योंकि ईरान ने बहुत उनकी सरजमीन से अटैक आए भी हैं ईरान पे और ईरान की जानिब से वापस भी गए हैं, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मामला ऐसे हल हो सकता है, और अगर ताकत से करते जाएंगे तो ये आखिरी ईरानी भी आ जाएंगे ना, तो वो लड़ते ही रहेंगे आपके साथ, जो मुझे उनकी समझ है। जैसे अफगानी हैं इसी तरह ये ईरानी भी हैं और ये लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।